आजकल फिर से बिहार के जंगल राज की चर्चा हो रही है, लेकिन इस जंगल राज को कैसे परिभाषित करेंगे। और ऊपर से लालू यादव के परिवार के बारे में अगर कहूं कि वो कैसे परिभाषित करते हैं तो आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं, सारे पुराने बयान हैं लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा कि लालू प्रसाद यादव कैसे जंगल राज को परिभाषित करते हैं। जरा देखिए। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। अब इनकी पत्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, वो कैसे जंगल राज को देखती थी और उन पर बयान देती थी, ये भी सुन लीजिए। जवाब तो दे दिया बिहार के जनता जंगल राज कहने वाले को। लेकिन तेज प्रताप यादव तो अलग ही राग अलापते हैं, ये भी सुन लीजिए। केंद्र में जो भाजपा है वो जंगल राज बना रहा है। और तेजस्वी यादव जी तो एकदम से गर्म हो जाते हैं, सुनिए ना। जंगल राज में आप खड़े होकर के जंगल राज चिल्लाओगे और आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा तो वो जंगल राज थोड़ी ना है। लेकिन जंगल राज की सही परिभाषा आपको नीतीश कुमार के पुराने बयानों में ही मिलेगी, और आपके लिए वो जानना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अब तो दोनों मिले हुए ना, तो उनसे पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं। नीतीश जी आजकल बिहार मीडिया में बहुत छाया हुआ है, पहले भी छाया रहता था, क्या कहेंगे? क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों नीतीश जी? आखिर शाम होने से पहले बिहार के लोग घर के अंदर क्यों चले जाते थे? बिहार का क्या बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, शाम होने के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, अपहरण कितने लोगों का होता था। अच्छा, आपने तो सच्चाई बयान कर दी, लेकिन ये बताइए कि लोग डर क्यों जाते थे, जरा इसका भी खुलासा कीजिए ना, पता तो चले। कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। मतलब राइफल चलाते नहीं थे, सिर्फ दिखाते थे। अरे ये क्या एडिटर महोदय, ये क्या लगा दिया ये? ओहो, कहीं नीतीश बाबू देख लेंगे ना, बैंड बजा देंगे, फिर बात ही नहीं करेंगे। हटाइए इसको, फिर से नीतीश बाबू से बातचीत करते हैं। वैसे नीतीश जी, आपको सत्ता में 18 साल हो गए, तो कुछ बदला कि नहीं, जरा बताइए ना। आजकल वही चीज है जी, भूल गए। लेकिन बिहार के या भारत के लोग आप पर कैसे यकीन कर लें, और आप तो वैसे भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। पुराना फोटो बहुत जगह उपलब्ध है, बताइए वो फोटो और आज का फोटो देखिए। एक बार फिर बताइए, पहले क्या होता था? क्या हाल था पहले, शाम होते लोग घर से बाहर निकलते थे, और अब किसी को कोई परवाह रहती है, चिंता रहती है? देख रहे हो ना विनोद, नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं। ओए, अरे एडिटर यार, हाथ जोड़ता हूँ यार, ऐसी खबरें मत दिखाया करो, वरना नीतीश जी हटाओ इसे। आप बोलिए नीतीश बाबू, आप बोलते रहिए जो बोलना है। कैसा बिहार बनाना चाहते हैं ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। वैसे सच कहूँ नीतीश जी, आप कब तक बचेंगे, कहाँ तक बचेंगे? इतनी सारी घटनाएं, जब पुलिस, पत्रकार, विधायक, सरकारी कर्मचारी कोई महफूज ना हो तो लोग इसे जंगल राज ही कहेंगे। लेकिन आज अगर नीतीश कुमार से ये सवाल पूछ लिया जाए तो जंगल राज पर क्या जवाब देंगे, ये भी समझना जरूरी है। सुन लीजिए। अच्छा, एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? अब सवाल ये है कि जिसे जंगल राज कहा जा रहा है उसकी हकीकत क्या है, ये परिस्थिति बिहार में आखिर पैदा कैसे हो गई, और इसके साथ ही साथ मैं अमित शाह, मोदी की वो रणनीति भी बताऊंगा जिसमें वो साल भर पहले ये समझ जाते हैं कि एक साल के बाद, एक साल के भीतर बिहार में क्या होने वाला है, कैसी परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं, और नीतीश कुमार के लिए जो उन्होंने सोचा, भविष्यवाणी की, वही आज सच साबित हो रहा है। आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं कुछ डेटा के जरिए ये बताऊंगा कि बिहार में इस प्रकार की परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है। लेकिन उससे पहले बिहार की कुछ ताज़ा तरीन घटनाएं, क्रूर घटनाएं, लेकिन उससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का एक महत्वपूर्ण बयान, वो सुनना जरूरी है। सुन लीजिए। मैं आपको आगाह करता हूं कि अगर
ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। और अब मैं दोस्तों आपको हालात दिखाता हूं। सीधे खबर देखिए, रोज रोज बिहार से डराने वाली खबर। वैसे मैंने 2 दिन पहले ही स्टोरी की थी, कई सारी घटनाएं दिखाई थी, लेकिन आपको कल की खबर दिखाता हूं जो मैंने देखी है। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में रेस्टोरेंट पर 50 लोग खाना खा रहे थे, बाहर दनादन गोलियां चलने लगी। बताइए कौन सी परिस्थिति में आप जी रहे हैं? ये कौन सा बिहार है? क्या इसी की नीतीश जी ने कल्पना की थी? आगे बढ़िए, और पहले मैं इसमें जो एसपी साहब है ना, उनका बयान भी सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जांच के बाद ही बता पाएंगे। अब आपको मैं दूसरी खबर दिखाता हूं, सारी कल की छांटी है। जहानाबाद, खुलेआम गुंडागर्दी, सरकारी ऑफिस में घुसकर पिस्टल के दम पर रंगदारी। और देखिए, पीड़ित अमीन बाल मुकुंद कुमार ने बताया कि रतनी एक जगह है जहां बाढ़ू यादव अपने गुर्गों के साथ कार्यालय में आ धमका, रंगदारी की मांग की, पिस्टल लहराने लगा। ये जानते क्यों होता है? ये तब होता है जब लोगों पर शासन प्रशासन का खौफ खत्म हो जाता है। तीसरी खबर आपको दिखाता हूं, अब देखिए। वार्ड परिषद पटना की खबर दिखा रहा हूं। वार्ड परिषद और उसके परिवार पर खुलेआम पटना में फायरिंग हो रही है। ये है खबर दोस्तों, इसको क्राइम मत समझिए, ये जंगल राज की निशानी है। और एक खबर दिखाता हूं, बिहार में जंगल राज रिटर्न, मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड टीचर की गोली मारकर हत्या। ये भी रविवार की खबर है। और एक दिखा देता हूं, नालंदा की। ये तो नीतीश का गृह इलाका है। देखिए ना, बिहार के नालंदा में पार्षद के भांजे समेत 2 को मारी गई गोली। और 2 दिन पहले कितनी खबरें आपको दिखाई थी, भूल तो नहीं गए? एक रिकॉल करा देता हूं। विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को किडनैप किया गया। अररिया में सुबह सुबह पत्रकार की हत्या, एसएचओ की हत्या, 5 साल के बच्चे की हत्या। 15 अगस्त को अपराधियों ने दुकान में घुसकर गोलीबारी की। मोतिहारी की खबर देखिए, फिल्म स्टाइल में लूट का वीडियो। यानी बिहार की स्थिति बहुत खराब है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि बिहार में सिर्फ आम लोगों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री, उनके लिए भी संकट है। और इसीलिए 15 अगस्त की खबर आपने देखी होगी कि भारी सुरक्षा के बीच भी एक युवक सुरक्षा घेरे को तोड़कर विरोध करने के लिए पहुंच गया। है ना बड़ी खबर? अब इस मामले में दोस्तों मैं आगे की बात बताऊं, प्रशांत किशोर इनके सबसे महत्वपूर्ण नेता, नीतीश के बाद सबसे बड़े नेता बन गए थे, उनका एक बयान सुनाना जरूरी है। सुनिए, फिर आपको किस्सा आगे बढ़ाता हूं, सुन लीजिए। कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है कि बिना सुरक्षा और सरकारी अमले के नीतीश जी 500 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर लें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इतना नीचे गुस्सा है। देख रहे हैं ना, अब प्रशांत किशोर का जो ये बयान है, उसके पीछे कुछ आंकड़े हैं, हकीकत के आंकड़े हैं, और ये बताते हैं कि बिहार 1990 से लेकर आज, मतलब ये 2022 का आर्टिकल दिखा रहा हूं, गरीबी और बेरोजगारी के मामले में जस का तस वहीं खड़ा है और आज भी स्थिति नहीं बदली है दोस्तों। अब इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं नीतीश के साथी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान सुनाता हूं, जो युवाओं के इसी गुस्से को वोटों में कैश करने के लिए कहा था। सुनना जरूरी है, तभी आपको आज की हकीकत पता चलेगी। सुन लीजिए। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट के बैठक में देश में इतिहास रचा जाएगा कि एक साथ 10 लाख सरकारी नौकरी। देख रहे हैं ना, यही बात कह के कि इतिहास रचेंगे, पहली ही कलम से 10 लाख नौकरी, उप मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश बाबू से पूछा, इनसे भी पूछा, नीतीश कुमार तो 2 कदम आगे निकल गए, 20 लाख का वादा कर दिया। देख लीजिए, मगर आपको मैं हालात दिखाता हूं। संसद में केंद्र सरकार ने जो ताजा आंकड़े रखे हैं, उसके मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक है। देख लीजिए, बिहार में 2021-22 में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो सबसे कम 25.3
6% रहा। और यही नहीं, PLFS डेटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर में तेज वृद्धि देखी गई। राज्य में 2021-22 के बीच 5.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 2020-21 के बीच ये 4.6% थी। और इसी प्रकार दोस्तों जनवरी में भी बुरी खबर आई थी। आप सिर्फ आंकड़ों को देखते जाइए, मैंने रिसर्च के साथ ये सारी चीज़ें निकाली हैं और इससे पहले का आंकड़ा भी उतना ही खराब रहा। और एक चीज़ बताऊं, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो पोर्टल बनाया था, उस पर बेरोजगारों की संख्या 2020 की तुलना में 3 गुना बढ़ गई। 3 गुना 2020 से 22 में। आप सोच पा रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। और बेरोजगारों की संख्या बिहार के ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक है। उद्योग धंधे न होने के कारण रोजगार के अवसर बेरोजगारों की संख्या में से बहुत कम हैं। अब जब उद्योग धंधे ही नहीं होंगे तो रोजगार होगा कहां से? ऐसे में बेरोजगार युवा जबरदस्ती खेती कर रहे हैं। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं। जो खेती नहीं कर पाते वो तो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, लेकिन कोरोना के समय स्थिति क्या हुई ये जानना जरूरी है। जिस प्रकार से मजदूरों की बिहार में वापसी हुई वो एक खतरनाक आंकड़ों की ओर इशारा करती है। सड़कों और रेल मार्ग से बिहार पहुंचने वालों की संख्या 25 से 30 लाख थी। और सबसे अधिक फ्रस्ट्रेशन बिहार के उन युवाओं में है जो अधिक पढ़े लिखे हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, वो दूसरे राज्यों में मजदूरी करके किसी तरीके से अपने फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। बेरोजगारों की बेचैनी और चिंताएं नीतीश और लालू यादव के उस शासन से और भी बढ़ गईं, जिसमें उद्योगों को तो बढ़ावा देने की बात की गई, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? राज्य में कानून व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब जब कानून व्यवस्था ही नहीं ठीक होगा, शासन तंत्र ठीक नहीं होगा, तो उद्योग धंधे कहां से बढ़ेंगे? और इतना ही नहीं, इसके बाद लोगों की इच्छाएं जगी कि अब तो तेजस्वी बाबू आ गए। लेकिन जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो क्या हुआ? और इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि जो शिक्षक भर्ती का मामला आया ना, उसमें क्या हुआ? एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब भर्ती भी निकाली गई तो उसमें जो डोमिसाइल की नीति उसको हटा दिया गया। और उस पर जो इनके शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो कह रहे हैं कि बिहार के लोगों में इतनी बौद्धिक स्थिति ठीक नहीं है, प्रतिभा की कमी है और इसलिए ये किया गया। तो ये स्थिति है दोस्तों, जिसकी वजह से हालात और भी बिगड़ते चले गए। मैं कुछ और आंकड़े आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये आंकड़े जब देखेंगे ना, माथा पीट लेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि बिहार में एक्चुअल में हुआ क्या है। बिहार की गरीबी और बेरोजगारी के बीच जब नीतीश की तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो पता चला कि इसमें 72% मंत्री अपराधी बैकग्राउंड के हैं। यानी बिहार का युवा गरीबी बेरोजगारी के साथ साथ अपराध वाले नेतृत्व के चंगुल में फंसा हुआ है। और इसी वजह से अपराध में भारी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 16.8% की वृद्धि हुई है। उद्योग धंधों के अभाव में आप एक एक करके चीज़ों को देखिएगा। खेती पर निर्भर करने वाले बिहार में ज़मीन के लिए हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और खुद नीतीश कुमार कहते हैं कि ज़मीन के लिए राज्य में सबसे अधिक हत्याएं हो रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको थोड़ा 1 साल पहले लेकर चलता हूँ। 1 साल पहले ही तो छोड़ा था ना नीतीश बाबू ने और माहौल बनने लगा था। तो उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था और ये बताया था कि जब सब कुछ पता चल रहा था तो मोदी और शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार को क्यों नहीं रोका? जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इनके अंदर की जो कुलबुलाहट है, बेचैनी है, वो बहुत नुकसानदायक है, वो बिहार का नुकसान करने वाली है। और इसीलिए जो मोदी और शाह जब सरकार नहीं बनती है तब सरकार बना लेते हैं, तो उन्होंने जानबूझकर जो नीतीश की बेचैनी है ना, उसको छोड़ दिया। जाइए, जिसके साथ सरकार बनाना है बनाइए,
लेकिन ये बता दिया कि आप जिस रास्ते में चल रहे हैं वहाँ कुआं और खाई नहीं, चारों तरफ खाई ही खाई है। और आप याद रखिए कि जो उन्होंने सोचा मोदी और शाह ने, आज वही स्थिति पैदा हो गई है। और आज नीतीश, जब मैंने आपको दिखाया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, तो दिल्ली में तो कुछ नहीं हुआ। यानी उनकी मंशा तो थी कि कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाए, लेकिन जब गृह मंत्री ने खुद ही मना कर दिया है तो रास्ते कहाँ से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, 1990 से बिहार जिस नीतीश और लालू राज के चंगुल में फंस गया है, अब मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई भी संभावना बची हुई है कि वो आगे के रास्ते पर निकल पड़े। और इसकी वजह यह है कि लालू हो, नीतीश हो, तेजस्वी हो, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं और उसका कोई अंत नहीं। उसमें बिहार की जनता के लिए कोई विजन नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि इस समय बिहार एक बहुत बड़े बदलाव की आहट महसूस कर रहा है और इसे आप 2024 के चुनाव में ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।